नमस्कार जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए आज स्पेशल हमारे दर्शकों के लिए। ये एलर्जी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा आजकल बना हुआ है। तो इसमें चूंकि आप आयुर्वेद के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे, तो आयुर्वेद का क्या पर्सपेक्टिव है डॉक्टर साहब? एलर्जी क्यों होता है, क्या रीजन है, और उसका अभी क्वेश्चंस भी लेंगे बाद में, और निदान क्या है उसका डॉक्टर साहब। सो स्टेज इज ऑल योर्स। सभी व्यूअर्स का स्वागत है। एलर्जी को समझने से पहले हमें समझना होगा इम्यूनिटी को। हम सबके शरीर में ईश्वर द्वारा दी हुई एक स्वाभाविक शक्ति होती है शरीर में, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी, रोग से लड़ने वाली ताकत। कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी से बाहर की या अंदर की भी जब शरीर पर हमला करती है या शरीर बढ़ जाती है, तो शरीर का एक अंदरूनी सिस्टम उसको बिगड़ने से और कुछ नकारात्मक प्रभाव लाने से रोकता है। अगर हमारी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो, माने क्या इसका, जैसे कोई व्यक्ति धूल में गया, धूल में जाने से उसकी नाक में धूल के कण गए और छींक आई। छींक आने का उद्देश्य क्या होता है कि वो जो अलर्जन जो गए अंदर नाक में, उनको छींक करके बाहर निकाल दिया। ये सामान्य स्थिति है, ये नॉर्मो सेंसिटिविटी है कि आप धूल में गए, आपको छींक आई और काम खत्म हो गया। लेकिन यदि हमारी इम्यूनिटी हाइपर सेंसिटिव हो, तो वो एक बार छींक आने के बाद वो छींक आने का क्रम शुरू हो जाता है और फिर पूरा नेजल पैसेज इन्फ्लेम्ड हो जाता है। वो आगे जा करके हमारे जो लंग्स की तरफ बढ़ जाता है और हमको सांस की दिक्कत होने लगती है। तो ये हाइपर सेंसिटिव इम्यून सिस्टम है, इसी को एलर्जी कहते हैं। तो अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये हाइपर सेंसिटिव क्यों हुआ? जितनी भी दवाएं हम इस इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी के लिए देते हैं वो दो तरह की होती हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से। एक तो होती है इम्यूनोसप्रेसेंट, जो हमारी इम्यूनिटी को हाइपो सेंसिटिव करें, माने नॉर्मल से कम कंप्रेस करती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स सभी उसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी होती है एंटी एलर्जिक दवाएं, जो उस एलर्जिक प्रोसेस के शुरू होने पर जो हिस्टामिन रिलीज होता है बॉडी से, उसको रोकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी तो हाइपर सेंसिटिव रहती है, माने एलर्जी होने की संभावना तो बनी रहती है, लेकिन वो उस समय के लिए 6 से 12 घंटे 24 घंटे के लिए वो उस हिस्टामिन को निकलने से रोक देती है, तो हमको प्रभाव दिखता नहीं है। और सारी दुनिया एलर्जी से लड़ने के लिए केवल इन दो ही तरह की दवाओं पर वो निर्भर करती है। लेकिन चूंकि हम सब समझते हैं कि वो तात्कालिक उपचार तो है, तात्कालिक उपाय है, उपचार नहीं है। तो उपचार कैसे होगा? उपचार तब ही संभव है जब हम अपने इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी को नॉर्मो सेंसिटिव कर दें, माने सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव करे। इम्यून सिस्टम कैसे बिहेव करे? जैसे आप धूल में गए, छींक आई, काम खत्म हो गया। जैसे आंख में कोई चीज पड़ जाए तो वो पड़ी हुई चीज जब तक पानी बहता है आंख से, उसको निकालने के लिए वो निकल जाता है, काम खत्म हो गया। लेकिन वो पड़ी हुई चीज से पानी आना शुरू हुआ, इचिंग हुई, आपने खारिश की, स्वेलिंग आई, पूरे फेस पर भी स्वेलिंग आ गई, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। यही एलर्जी है। अब ये होती क्यों है? जितने भी उपाय, जितने भी तौर तरीके, जितने भी कारण हमारे इम्यूनिटी को बिगाड़ने वाले होते हैं, वो सभी कारण एलर्जी को बढ़ावा देते हैं। उससे पहले ये समझें कि एलर्जी कहां कहां हो सकती है। देखिए, एलर्जी पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी चीज से हो सकती है। हम एलर्जी टेस्ट कराते हैं दुनिया भर के, वो 150, 200, 300 आइटम्स के साथ हमको एलर्जी है कि नहीं हम चेक करते हैं। लेकिन जो चीज हमको पहले एलर्जी नहीं कर रही थी, अब एलर्जी करने लगी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले इम्यून सिस्टम ठीक था, अब बिगड़ा है, इसलिए वो चीज अब एलर्जी पैदा करने लगी है। आप ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, वो भी एक तात्कालिक उपाय तो हो सकता है, पर उपचार वो भी नहीं है। तो उपचार क्या है? उपचार है हम अपने इम्यून सिस्टम को नॉर्मो सेंसिटिव कर दें। अब ये होता क्यों है? हाँ, मैं बता रहा था कि दो जगह पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन दो जगह आपको दिखाई देता है। एक तो है स्किन, स्किन में इचिंग होना, दाफड़ हो जाना, मतलब मुख्य लक्षण तो खुजली ही है। और दूसरी जगह दिखता है आपको नेजोब्रोंकल सिस्टम पर,
माने नाक से एलर्जी शुरू हुई, छींकें आनी शुरू हुई, नाक बंद हो गया, कुराइजा हुआ, आपको फिर बोलते हैं साइनसाइटिस हो गया, साइनस में चला गया वो एलर्जिक प्रोसेस, फिर आपको ब्रोंकाइटिस हुआ, फ्रेंजाइटिस हुआ, खांसी रहने लगी, अस्थमा बन गया, ये सब उसके एक्सटेंशंस हैं। शुरुआत तो एलर्जी की नाक से होती है, पर वो जाकर के फेफड़ों तक पहुंच जाती है, तो फिर बाद में अस्थमा बोल देते हैं या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोल देते हैं। और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से लोग सालों साल परेशान होते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं, पर उपचार होता नहीं है। जुकाम हो, साइनोसाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा, सब उसी के लक्षण हैं। और अब मैं बता रहा था होती क्यों है। इसके होने में देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कारण माना गया है वो ये है, हम जो विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं। विरुद्ध आहार के सेवन करने से शरीर में एक ऐसा टॉक्सिक मटेरियल बनता है, वो मटेरियल जहां-जहां शरीर में प्रवेश जाता है, मूव करता है, वहीं पर संकट पैदा करता है। और वो जो विरुद्ध आहार है, मतलब इनकम्पैटिबल फूड है, वो एक मुख्य कारण माना गया है। जैसे दूध के साथ किसी प्रकार के खट्टे पदार्थ या दूध के साथ फल का सेवन करना, ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जैसे और विरुद्ध आहार के कुछ लक्षण हैं, जैसे काल विरुद्ध हो गया, समय के विरुद्ध। जैसे अब शाम के समय दही नहीं खाना चाहिए, हम खाते हैं, वो काल विरुद्ध है। जैसे संयोग विरुद्ध है, जिन दो चीजों को आपस में मिलाकर के नहीं खाना चाहिए, वो एलर्जी पैदा करते हैं, इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे दूध के साथ फल का सेवन, दूध फल संयोग नहीं करना चाहिए, दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। मात्रा विरुद्ध, जैसे घी और शहद बराबर मात्रा में मिला के खाएंगे तो समस्या पैदा होगी, विषम मात्रा में होगी, अलग अलग मात्रा में होगी तो हानिकारक नहीं है, पर समान मात्रा में मिलाएंगे। ऐसे ही देश विरुद्ध, जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के हिसाब से उसका भोजन रहना चाहिए। अब बहुत कोई ठंडे इलाके में रहता है, ठंडा देश, ठंडा क्षेत्र है उसका, लेकिन वहां भी वो ठंडी वस्तुएं ज्यादा खाए तो क्या होगा, समस्याएं बढ़ेंगी। ऐसे ऋतु विरुद्ध हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बना करके मुख्य रूप से विरुद्ध आहार शरीर में एलर्जी पैदा करने का बड़ा कारण है। यदि हम जो एलर्जी से पीड़ित लोग हैं वो अपनी दिनचर्या में झांकें सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारे भोजन में बहुत सारी ऐसे विरुद्ध आहार वाली गड़बड़ियां रहती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे तरह के आजकल केमिकल्स हमारे भोजन का हिस्सा हो गए हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, आर्टिफिशियल एसेंस हैं, और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, वो सब चीजें एलर्जी पैदा करने का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। एक बार एलर्जी हो गई फिर उसके बाद ऐसा भी होता है वो स्किन पर वो एलर्जी का प्रभाव रह गया तो जाता ही नहीं है। आप कितने स्टीरॉइड्स क्रीम लगाएं, स्टीरॉइड्स खाएं, राहत मिलती है, लेकिन फिर दोबारा वो ठीक नहीं होती है। अब